ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। विले बड़ा तेज बच्चा था। उसने 6 वर्ष का होने से पहले ही रामायण और महाभारत की कहानियां याद कर ली थीं। व्याकरण की पूरी पुस्तक भी कंठस्थ कर ली। इतना नन्हा लड़का इतना सब कुछ कैसे सीख सका? विले की मां उसे गोद में लेकर किताबें पढ़कर सुनाती थी। वो सब कुछ विले याद कर लेता। जो कुछ भी वो सुन लेता उसे कभी नहीं भूलता। विले ज्यों ही 7 वर्ष का हुआ, वो नगर पालिका स्कूल में जाने लगा। स्कूल जाना शुरू करने से पहले भी उसे घर पर मास्टर पढ़ाने आते थे। मास्टर जब उसको पुस्तकें पढ़ाकर सुनाते तो उन्हें बड़े ध्यान से सुनता। विले जो कुछ भी सुनता उसे याद हो जाता। ये कैसे संभव हुआ? बात ये थी कि जिस समय मास्टर पुस्तक पढ़कर सुनाते होते, वो ध्यान से उसे सुनने के अलावा और कुछ नहीं करता। विले को एक पाठ कई बार पढ़ने की जरूरत नहीं होती थी। वो एक बार जो भी पढ़ता उसे याद हो जाता। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मैंने पूछा चिड़िया से, कैसे बनाती हो आशियाना? तो कहती है, बार बार उड़ान भरनी पड़ती है, तिनका तिनका लाना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आवे फल होए। तो जो धीरज का बांध है वो कभी नहीं टूटना चाहिए। जी हाँ, धैर्य रखिए, आपका काम संपूर्ण होगा। जो भी आप काम सोचते हैं सफलता मिलेगी। बस धैर्य रखिए और धैर्यता के साथ आज का दिन भी शुरू कीजिए। हम कहते हैं सुप्रभात धरती धौरारी। मैं तरुण व्यास और मैं उर्वशी ठाकुर। तरुण, कहते हैं कि कलम में बहुत ताकत है, वो तलवार में भी वैसी ताकत नहीं। बात तो सही है। तलवार की तो धार जो है सिर्फ एक वो अहिंसा के खिलाफ हो जाती है। हाँ, मतलब अहिंसा के खिलाफ हो जाती है, लेकिन कलम जो है अहिंसा के साथ चलती है। और कलम की ताकत इतनी बढ़िया है, कहते हैं कि जहां तोप खड़ी कर दी जाए उसके अगर सामने अखबार या कोई कलम रख दी जाए तो वो ज़्यादा कारगर होती है। तो हमारे साथ जो स्टूडियो में अतिथि आज पधारे हैं वो कलमधारी हैं, जिन्होंने कलम से बहुत सारी क्रांतियां लिखी। तो आइए बहुत बहुत स्वागत करते हैं वरिष्ठ पत्रकार ईश मधु तलवार जी का। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत सुप्रभात धरती धौरारी के मंच पर सर। जी धन्यवाद। ईश मधु जी, सुबह जो है ईश्वर का दिया हुआ बेशक वरदान ही है, एक तोहफा है। तो आप एक लेखक के तौर पर, एक वरिष्ठ पत्रकार होने के तौर पर, आपकी जो सुबह की शुरुआत होती है वो कैसी होती है? देखिए, सुबह के लम्हे बड़े खूबसूरत होते हैं। और जब आप सुबह उठते हैं, सूरज निकलने वाला होता है। मैं जयपुर में जिस इलाके में रहता हूँ, गांधीनगर में, बहुत हरा भरा इलाका है जी। मैं सुबह टहलने जाता हूँ तो मोर मेरे घर में आ जाते हैं। अरे वाह। मोर, हम घूम रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, मोर साथ साथ चल रहे होते हैं। वाह। और बहुत चिड़ियाँ होती हैं और एक सुबह की ताज़ी हवा होती है, तो बहुत इंस्पायरिंग होता है। और वो सुबह का वो वक्त होता है मेरे लिए, तब मैं ये प्लान कर रहा होता हूँ कि मुझे आज क्या करना है, और वो सब योजनाएं मेरी सुबह मॉर्निंग वॉक में बन जाती हैं। तो प्लानिंग के दौरान जब ये प्रकृति का जो चित्रण किया है आपने, वो वास्तव में बहुत खूबसूरत है। हमें फीलिंग आ रही है कि जैसे जो पशु पक्षी है जो साथ में जब हम बचपन से देखते आए, वो अभी भी जब आपके साथ होते हैं तो आपको मन को सुकून मिलता है। बिल्कुल। मैं तो वैसे भी गांव में मेरा बचपन बीता है जी, और मुझे तो मेरा गांव याद आ जाता है। सुबह जब उठ के हम खेतों में जाते थे तो ऐसे ही पक्षियों की चहचहाट होती थी, ऐसे ही मोर फड़फड़ाते थे। वो सब दृश्य मुझे यहाँ जयपुर में देखने को मिलता है। तो मैं समझता हूँ कि प्रकृति की ये बहुत बड़ी नियामत मेरे लिए है। ईश मधु जी, बरसों तक आप पत्रकारिता से जुड़े रहे, आज भी जुड़े हुए हैं। तो सुबह सुबह जो एक टाइम होता है अखबारों का, वो बहुत सारे अखबार तब आते हैं, तो क्या वो आप चाय पीते हुए अखबारों से कैसे शुरुआत करते हैं? देखिए, मैं चाय पीते हुए अखबार पढ़ता हूँ, सभी पढ़ते हैं, लेकिन एक चाय से मैं अखबार इतने पढ़ता हूँ कि वो एक चाय में तो 1-2 अखबार ही ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि हम लोगों की नौकरी ऐसी है और जीवन भर मैंने ऐसी नौकरी की है कि हमारा 1-2 अखबार पढ़ने से काम नहीं चलता। कम से कम 15-20 अखबार हमें पढ़ने पड़ते हैं। क्योंकि हम लोग सुबह रिपोर्टर्स की जब मीटिंग लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे अखबार में या हमारे चैनल में कौन सी खबर आज हमारे पास नहीं है। तो जब तक मैं दूसरे अखबारों से अपडेट नहीं होऊंगा तो
तो मुझे ये पता नहीं चलेगा कि हमने कहाँ मिस किया है, कहाँ स्कोर किया है। नौकरी दरअसल मैंने इस तरह की है, चाहे नवा टाइम्स में था, जनसत्ता में था, या जहाँ भी हम इस तरह रहे हैं। तो अखबार पढ़ने की आदत तो 1-2 अखबार की नहीं, 10, 12, 15 अखबार पढ़ने की मुझे आदत है, और कुछ पन्ने पलटने पड़ते हैं। लेकिन अब ऐसी आदत हो गई है कि समझ में आ जाता है कि शीर्षक से और 2-4 लाइन पढ़ने के बाद कि इसमें क्या लिखा है, इसके अंदर क्या है जी। एक अनुभव से भी कुछ चीज़ें आ जाती हैं। तो अखबार तो मतलब जिसे कहते हैं कि सुबह की शुरुआत अखबार से ही होती है, और अखबार से सारी दुनिया मेरे सामने होती है। और ऋषि, जैसे ना हम लोग सिनेमा देखने जाते हैं, एक हमारा सिनेमा देखना, एक डायरेक्टर का देखना अलग हो जाता है। बिल्कुल तरुण। वैसे ही जैसे आप पढ़ते होंगे अखबार, तो जैसे आप 10-15 अखबार जब एक बार में पढ़ लेते हैं, पढ़ने का नजरिया भी अलग होता है। हाँ, नजरिया अलग होता है। तो उसमें कहीं ना कहीं आप ये भी देखते होंगे, अरे ये इसमें गलती कर दी उन्होंने। नहीं, वो अखबार पे खबर पे नजर जाते समझ आ जाता है कि यहाँ कुछ आज ये एक्सपीरियंस हो गई है, मतलब हाँ। और क्योंकि ये अखबार दरअसल क्या है कि खबरें जो हैं वो आपको एक अपडेट जब करती हैं, तब आपको यही पता लगता है कि ये खबर आज किसी अखबार में नहीं है, ये आज हमारे पास थी। तो आप उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं रिपोर्टर को कि ये खबर आपने बहुत अच्छी खबर दी है, या आपने कहाँ मिस किया। तो वो एक जो प्रतिस्पर्धा है उससे भी, और जानकारी के लिए भी। और आप इतना जब अखबार पढ़ लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि बहुत कई बार ये मैं देखता हूँ इतने अखबार पढ़ने के बाद कि कुछ खबरें ऐसी हैं जो अलग अलग अपने अपने अखबार में ही होती हैं जी। एक खबर आज इंडियन एक्सप्रेस में जो किसी और अखबार में नहीं है, एक आज हिंदू में है जो किसी और अखबार में नहीं है। तो आप सब तरफ से जब सारी खबरें मिलती हैं तो आप लगता है बहुत रिच हो गए। तो मैं सुबह जब घर से निकलता हूँ तो बहुत समृद्ध होकर निकलता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। वैसे आपका नाम भी बहुत समृद्ध है। नाम जब हम पढ़ते हैं, ईश मधु तलवार, कलम तो आपके हाथ में है ही, और आपके नाम में तलवार भी आ जाता है, दोनों ताकतें आपके साथ में। तो ये जब कलम नहीं आई थी, सिर्फ तलवार नाम हुआ करता था, तब के ईश मधु तलवार में और आज के में कितना अंतर? देखिए, तलवार तो शुरू से लेकर अब तक केवल नाम के लिए है। हाँ। तलवार का मैंने कभी जिंदगी में इस्तेमाल नहीं किया जी। कलम का ही इस्तेमाल किया है। कई बार ऐसे मौके भी आए कि तलवार का इस्तेमाल किया जाए, तो भी मैंने नहीं किया जी, क्योंकि नाम में हमारे यहाँ कहावत है कि वो तलवार जब निकल जाती है तो फिर ऐसे ही खाली नहीं जाती है जी। और ये काम मुझे जीवन में कभी करना नहीं था, न आगे कभी करना है। हम लोग शब्दों से ही यदि समाज का, सोसाइटी का, शोषितों का, पीड़ितों का एक हमारा कुछ भी बेहतरी हम समाज की कर सकें, भलाई कर सकें शब्दों से, मेरे लिए वो ज़्यादा मायने रखता है बजाय तलवार चलाने के। वाह। तो अब ये तलवार का तो आपने और कलम का बहुत अच्छा हमें बताया किस तरीके से आप इसको सोचते हैं, लेकिन ईश मधु ये जो दो नाम है, बिल्कुल तरुण, मेरे भी जहन में यही सवाल आ रहा था कि इस नाम का अर्थ क्या है। हाँ, अर्थ क्या है और कैसे पड़ा ये नाम? मैंने भी एक बार घर वालों से पूछा था जी। तो बात सामने ये आई कि मेरी माता जी पढ़ने लिखने वाली थी, पाकिस्तान में कभी लिखती थी वो जी। तो उनको नाम था कि मधु कुमार रखा जाए, और मेरे जो पिताजी थे वो चाहते थे कि इसका नाम ईश्वर चंद्र रखा जाए जी। तो दोनों में फिर समझौता हुआ और वो ईश मधु नाम हो गया। तो हमारे कई मित्र जो हैं वो मेरे नाम को ऐसा भी इंटरप्रिटेट करते हैं कि ईश जो है वो सबके लिए है, ईश फॉर ऑल, और मधु फॉर फ्रेंड्स, और तलवार फॉर एनिमीज, दुश्मनों के लिए। हालांकि जैसे मैंने कहा कि मुझे तलवार की कभी जरूरत पड़ी नहीं। वो उर्वशी, इनका कहना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इनके नाम में ही तलवार है तो कहीं जरूरत पड़नी नहीं। बिल्कुल तरुण, बिल्कुल। अब उर्वशी, सबके एक बचपन का दौर होता है, क्यों ना जाना जाए कि आपका बचपन जो है कैसे शुरुआत हुई, कहाँ पर पैदाइश हुई? क्योंकि मन में सवाल है, क्योंकि तलवार और पूरा जो नाम है, इस नाम के पीछे जब शुरुआत हुई तो कैसे हुई? मेरा बचपन तो गांव की गलियों में खेलते हुए बीता है जी। अलवर के पास एक गांव है बगड़, जहाँ मैं अभी भी जाता हूँ, और वहाँ पर मैं बड़ा हुआ। तो हमने खेत खलियान देखे थे। मैं कितने साल पहले पैदा हुआ था, तब परिवहन के भी इतने वो साधन नहीं थे कि हम कभी भी शहर चले जाएं। अच्छा। कभी मौके कभी शहर जाने का, कभी तबीयत खराब हुई तो माता जी, हम छोटे थे तो डॉक्टर को दिखाने शहर में ले जाती थी, तो हम चाहते थे कि शहर कैसा होता है जी। अच्छा। और 5वीं क्लास तक मैं गांव के ऐसे स्कूल में पढ़ा हूँ जहाँ बहुत कमरे भी नहीं थे और पेड़ के नीचे बैठ के ही पढ़ते थे, और बारिश हो जाती तो छुट्टी हो जाती थी। हम लोग बारिश के दिनों में जब चौमासे होते हैं जी, तो जी। दुआ करते थे बादलों को देख के आज बारिश हो जाए, आज तो छुट्टी हो जाए। तो 5वीं क्लास तक तो मैं ऐसे स्कूल में पढ़ा जी। बाद में फिर हमारे पिताजी ने व्यवस्था की बच्चे आगे कैसे करें, तो फिर हमें अलवर में उन्होंने व्यवस्था की, हम लोग में रहकर पढ़े हैं जी। तो हमारी माता जी वहाँ पे साथ आई,
तब मेरी माताजी ने मुझे थोड़े लिखने पढ़ने के संस्कार दिए, जिसकी वजह से आज मैं जहाँ भी हूँ वो माताजी की वजह से। आपने बताया कि आपकी माँ भी लिखा करती थी, तो किस तरह की लेखन वो करती थी जो आप पढ़ा करते थे और प्रेरणा लेते थे? मेरी माताजी जो है वो पाकिस्तान में जब थी जी, अपनी एक जैसे कहना चाहिए युवावस्था में, तब वो लिखा करती थी शादी से पहले, जैसे कहना चाहिए शादी के बाद भी शायद लिखा होगा। तो बताती थी वो रिसालों में वहाँ उनके अफसाने छपते थे, कविताएं छपती थी। और एक बक्सा था, जब वो सब सामान लेके जल्दी में भाग रहे थे पार्टीशन में, तो उसमें ज़्यादा संपत्ति, उसको वो संपत्ति नहीं मानते थे। घर वाले भी कहते थे क्या है कहानी वानी, इनको छोड़िए। वो संदूक की तरफ भागती थी तो उन लोगों को बहुत कम सामान लेके आने की स्थिति थी, वो वहाँ छूट गया। इसका जिक्र मैं इसलिए करना चाहता था कि वो बक्सा जीवन भर उनकी यादों का बक्सा बना रहा जी। उसका वो हमेशा जिक्र करती थी कि मेरे पास ऐसा एक बक्सा था, उसमें मेरी कितनी रिसाले थे, कितनी छपी हुई किताबें थी, कविताएं थी। वो यादों का बक्सा मैं इसलिए कहता हूँ, वो कभी भूली नहीं। रिनाला खुर्द एक पाकिस्तान में जगह है जी, जहाँ वो रहती थी, तो वहाँ का अक्सर बताया करती थी कि वहाँ एक मिशेल का बाग था, मिशेल अंग्रेजी उसके नाम से बाग था जी। और मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे पाकिस्तान यात्रा का एक बार मौका मिला, तो मैं रिनाला खुर्द गया जानबूझ के, मेरे माता जी की जगह देखो, और मैं देखकर वास्तव में चौंका कि वो मिशेल का जो बाग जिसे बोलती थी जी, वो मिशेल बाग कम से कम 15-20 किलोमीटर में है। इतना बड़ा बाग है। तब मुझे लगा कि ये बाग उनको क्यों याद आता था, मतलब। और आज वो मिशेल पाकिस्तान में एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है जो फ्रूट्स के जेम्स बनाती है, अचार बनाती है, चॉकलेट बनाती है। तो वो असल में क्योंकि उनसे पाकिस्तान से जो जुड़ाव था और वहाँ पे वो लिखती थी। यहाँ आने के बाद तो वो लिख नहीं पाई। एक घर गृहस्थी गाँव, जैसे मैंने बताया, उन हालातों में वो जिस तरह बच्चों को उन्होंने पालन पोषण किया, तो लेकिन उन्होंने शायद ये सोचा कि मुझे इसका उपयुक्त पात्र समझा, तो मुझे वो बच्चों की पत्रिकाएं मंगाती थी पढ़ने के लिए, लिखना सिखाती थी जी। वो सब माता जी ने मुझे बनाया। तो आपकी जो पहली रचना है, हम उसके बारे में जानना चाहेंगे। क्या याद है आपको, आपने कब लिखा? मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। एक ऐसा होता है ना, घर में माता जी पत्रिकाएं मंगाती थी हमारे लिए, खासतौर पर बच्चों की। तो एक बाल भारती पत्रिका शायद अभी भी छपती है और भारत सरकार की है, वो पब्लिकेशन डिवीजन की पत्रिका है, बाल भारती आती थी। तो उसमें मेरी एक रचना स्वीकृत हुई और चिट्ठी आई थी कि स्वीकृत हो गई है। शायद 7वीं-8वीं क्लास में था मैं, 10-11-12 साल का रहूँगा। तो उन्होंने कहा अपनी फ़ोटो भेजिए आप। अब उस ज़माने में फ़ोटो ऐसा नहीं था कि आप अभी तुरंत खिंचवा के भी मिल जाती है हाथों हाथ। आप खिंचवाने भी जाएँ तो कहते हैं 4 दिन बाद आइएगा। तो गलती से गाँव में एक फ़ोटो थी, तो मेरी मदर जो मेरी माताजी हैं, मैंने उनको कभी जीवन में शॉपिंग करते हुए नहीं देखा, घर से बाहर निकलती नहीं थी जी। लेकिन उस फोटो के लिए गांव गई, अकेली रिक्शा करके बस में बैठ के उस फोटो को लेके आई और वो भेजा। तो मनी ऑर्डर आया था 10 रुपए का, जिसमें डाकिये ने बिल्कुल नया नोट दिया था जी। तो वो जो यादें होती है ना, वास्तव में वो यादें खुशी होगी ना। हाँ, अभी जो मैं जो फील कर रहा हूँ, जो मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि जो आप बता रहे हैं वो बिल्कुल आंखों के सामने एक चित्रण चलता है जब हम सोचते हैं या सुनते हैं। तो वही एक पावर होती है लेखनी में भी। और वो लेखनी क्या जो इमोशनल ना हो, जो जिसमें इमोशन ना हो कहते हैं, और वो एक्टर ही क्या हो जिसमें इमोशन ना हो। लेकिन जब हम बात करें आपकी स्कूल टाइम की, ये तो आपकी जब पहली छपी वो खुशी आज भी आंखों में है, और मम्मा का जो प्यार है वो भी आंखों में। जो वो इसके पीछे जो स्कूल का दौर है, वो स्कूल का दौर आपको पढ़ाई में जब प्रेरित आप करते थे, जबकि मैथ्स मुझे पसंद है या साइंस पसंद है, कौन से सब्जेक्ट पसंद थे, और स्कूल में दोस्त कौन कौन से थे, किन की याद करेंगे? मुझे हिंदी पसंद थी, जो मुझे माता जी पढ़ना सिखाया। मैं बताऊं कि जब आप पानी किसी भी कक्षा में नई किताबें आती हैं जी, तो वो नई किताबें देखने का अपना एक आनंद होता है जी। और नई किताबों में मैं सबसे पहले जिस रोज बाजार से मुझे खरीद कर, जैसे मैं 5वीं से 6ठी क्लास में आया, 6ठी क्लास की किताबें लेके आया, तो मैं हिंदी की किताबें उठाता था जी। और जिस रोज घर में किताब आई है उसे पढ़ना शुरू कर देता था, और शायद सुबह से लेकर शाम तक या नेक्स्ट डे तक जी वो हिंदी की सारी जो पाठ्य पुस्तक होती थी उसको मैं पढ़ डालता था। जिन किताबों को लोग साल भर में पढ़ते थे, वो एक दिन में सारी कहानी, सारी वो 1-2 रोज में पढ़ लेता था हर समय। मतलब 10वीं 11वीं फर्स्ट ईयर जिस भी क्लास में रहा, हिंदी किताब सबसे पहले खत्म कर दिया करता, ताकि मुझसे आप उसमें से
कुछ भी पूछ सकते हैं, मतलब क्या बात है। जैसा दौर होता है हिंदी का और जो किताबों में इतिहास हम पढ़ते हैं, वैसे ही अगर किसी शहर की बात करते हैं हम, तो शहरों में एक शहर खूबसूरत हमने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा बचपन में, झीलों की नगरी उदयपुर। तो आइए चलते हैं, पधारो हमारे देश में, चलते हैं उदयपुर और देखते हैं कैसा है सुंदर उदयपुर। नीली और सफेद डच टाइलों से बने इन झरोखों से पिछोला झील और उसमें स्थित लेक पैलेस का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। इसी महल में स्थित है राणा भूपाल सिंह का निवास और अपने आप को सूर्यवंशी मानने वाले मेवाड़ के शासकों का स्वर्ण निर्मित सूर्य चिन्ह। सिटी पैलेस का एक अत्यंत मनमोहक आकर्षण है मयूर चौक में बनी कांच की मीनाकारी और कांच से निर्मित ये मयूर आकृतियां। इसी संग्रहालय में मेवाड़ अंचल के विभिन्न क्षेत्रों में हुई खुदाई से मिली वे पाषाण प्रतिमाएं रखी हैं जिन पर इतिहास ने अपने हस्ताक्षर किए हैं। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम सुप्रभात धरती धौरारी में। और आज हम बातचीत कर रहे हैं जाने माने वरिष्ठ पत्रकार और लेखक ईश मधु तलवार जी से। अभी हमने उदयपुर को देखा, बहुत खूबसूरत उदयपुर। और आपका तो पत्रकारिता में ऐसा दौर होता है कि भाई हमें कभी किस शहर के बारे में जानना, कभी किसके बारे में, कभी यहाँ जाना, कभी वहाँ। तो किस शहर को राजस्थान में सबसे सुंदर जो आपको पसंद आता है वो कौन सा शहर? मुझे तो अलवर पसंद आता है जी जी, क्योंकि अभी आपने झीलें देखी, अलवर में भी एक सिलीसेट झील है जी, जो मुझे यहाँ भी कई बार, मैं कहीं भी जयपुर में इतने साल हो गए मुझे आए हुए, वो झील मुझे बहुत हॉन्ट करती है। उसमें बीच में एक आइलैंड है और उसके किनारे पर एक, अब तो RTDC का होटल वहाँ पर हो गया है, लेकिन हम लोग पिकनिक मनाने जाते थे। चारों तरफ पहाड़ है और पहाड़ों से घिरी हुई झील है जो आज भी बहुत खूबसूरत है और बहुत फिल्मों की शूटिंग हुई है वहाँ पे। हाँ, अलवर और इसी झील में, और हमने बहुत शूटिंग्स देखी हैं। चंबली कसम फिल्म की हुई थी और किसी की हुई थी। तो बरसात में जो धोक के पेड़ हैं, पहाड़ हैं अरावली के अलवर में, वो इतने हरे हो जाते हैं कि मुझे लगता है कि दुनिया में इससे सुंदर कोई ज़मीन पर, धरती पे कोई जगह ही नहीं है। तो मैं अलवर को मैंने बचपन से आत्मसात किया है। अब शायद नहीं है, लेकिन कभी हम झरनों में भी नहाए हैं। वहाँ झरने, एक माधोगढ़ है सरिस्का के पास, वहाँ झरने होते थे और हम झरनों में नहाते थे। ऊपर से झरना यहाँ गिर रहा है, यहाँ से फिर नीचे गिर रहा है, नीचे से फिर नीचे गिर रहा है।
और वो अद्भुत दृश्य होते थे जो आज भी मेरे जहन में हैं। और अरावली पर्वत की जो घाटियाँ हैं जी। और इस समय इस मौसम में आप निकलेंगे तो आपको लगेगा कि घाटी दहक रही है, लाल पलाश के फूल इस समय आपको खिले हुए मिलेंगे। बहुत सुंदर लगते हैं। यह कह सकते हैं मेरा एक मोह है जहाँ मैं बचपन में पला बड़ा हुआ, लेकिन मुझे वो सबसे खूबसूरत कोई शहर मुझसे आज भी पूछता है तो मुझे अलवर का ध्यान आता है। अलवर। और अलवर का उर्वशी आपको पता है कि एक चीज़ और बहुत फेमस है, वो आप ही बता दें ज़्यादा अच्छा है। हाँ, अलवर का एक मिल्क केक जो है जी, जिसको अलवर का मावा भी कहते हैं जी, कलाकंद भी कहते हैं, वो बड़ा मशहूर है। मतलब मैं आपको बताऊं कि अलवर में किशनगढ़ बास के पास कुछ लोग जूतियाँ बनाते हैं जी, वो भी पाकिस्तान तक एक्सपोर्ट होती हैं वो। अच्छा। हाँ, तो हमारे एक गोपाल प्रसाद व्यास थे सटायर राइटर, उन्होंने एक बार मजाक में लिखा था कि अलवर में 2 चीज़ें खाने की मशहूर हैं, एक जूती और एक कलाकंद। बहुत खूब लिखा उन्होंने। तो अब लिखने की बात आ गई उर्वशी, तो आपकी जो पत्रकारिता है उसमें खोजी पत्रकारिता का बहुत आपने उसमें ज़्यादा महारत हासिल की, और लिखने में तो आपका जो है लोहा सभी लोग मानते हैं। खोजी पत्रकारिता क्या है, इसमें कुछ रिस्क भी होता है? देखिए कि मैं पिछले लगभग 35 साल से पत्रकारिता में हूँ, और लेकिन मेरे साथ विडम्बना ये है कि मैं मूलतः जब मैंने शुरू किया तो मैं क्रिएटिव राइटिंग मुझे पसंद थी, और आज भी क्रिएटिव राइटिंग मुझे पसंद है जी। लेकिन अपने हिंदुस्तान में ये है कि आपको पसंद क्या है और नौकरी आपको क्या करनी पड़ती है। सही है। जिंदगी भर मैंने पॉलिटिकल रिपोर्टिंग की, जबकि मेरी पसंद थी कि मैं कहानियाँ लिखूं या किताबें लिखूं या क्रिएटिव राइटिंग करूं, लेकिन पॉलिटिकल रिपोर्टिंग की है। और पॉलिटिकल लोगों से मिलना, आप समझ सकते हैं कि पॉलिटिकल फील्ड में भी मैंने बहुत जिसे खोजी रिपोर्टिंग कह सकते हैं की है जी। बल्कि आप देखिए शायद ये मेरी जो तासीर है क्रिएटिव राइटिंग की, इसलिए मैंने एक सांस्कृतिक खोजी पत्रकारिता की, जैसे आप कह सकते हैं। जी। एक बड़े म्यूजिक डायरेक्टर बॉम्बे के दान सिंह, जिनको लोग सोचते थे कि शायद वो गुजर गए, जिंदा हैं नहीं, कहाँ हैं, उनको मैं जयपुर से मैं खोज के लाया और उन पर एक किताब भी मैंने लिखी है जो राज। अच्छा, जयपुर के थे क्या दान सिंह जी? जयपुर के थे, बहुत कम जो जानते हैं वो जानते हैं, बाकी लोगों को, आम आदमी को अभी भी नहीं पता कि दान सिंह जयपुर के थे या दान सिंह कौन थे। कितने लोग जानते हैं कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, पंडित शिव कुमार और हरिप्रसाद चौरसिया जी, ये चारों उनके असिस्टेंट होते थे। क्या बात। इनकी एक फिल्म थी माई लव, शर्मिला टैगोर और शशि कपूर की जी, जिसके गाने बड़े मशहूर हुए। इसमें ये चारों लोग इनके असिस्टेंट थे। अच्छा। और वो गाने जब बजते हैं तो लोग सुनते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये इसका भी एक डायरेक्टर दान सिंह है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं आपको, उनका जो गाना है जी, गाकर ही सुनाते हैं? वैसे ही सुनाता हूँ ये। अच्छा। जी। वो तेरे प्यार का गम एक बहाना था सनम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया जी। अब ये गाना बहुत बजता है, बहुत लोग सुनते हैं इसको जी। और इसका एक दूसरा गाना है, उसको मैं गा के सुना देता हूँ, उसको भी बहुत सुनते हैं, लेकिन ये लोगों को नहीं पता कि इसका म्यूजिक डायरेक्टर दान सिंह है। उनका दूसरा गाना आप देखिए। जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जलवों की बात होती है, तू जो चाहे तो दिन निकलता है, तू जो चाहे तो रात होती है, तू निगाहों से ना पिलाए तो अश्क भी पीने वाले पीते हैं, वैसे जीने को तो तेरे बिन भी इस जमाने में लोग जीते हैं, जिंदगी तो उसी को कहते हैं जो बसर तेरे साथ होती है, जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जलवों की बात होती है। बात मुकेश ने गाया वैसे। ये आप गाते भी बहुत खूबसूरत हैं। तो ये दान सिंह जी ने इसका म्यूजिक दिया,
भाई लाओ म्यूजिक दान सिंह जी ने दिया है। इस म्यूजिक में, इन गानों में जो मैं बता रहा था, लक्ष्मीकांत, प्यारलाल, शिवहरी उनके असिस्टेंट हुआ करते थे जी। और उन्होंने गुलजार के लिखे हुए गीत भी कंपोज किए हैं। उन्होंने उनके जो म्यूजिक डायरेक्शन में अपने आप देखिए गीता दत्त ने गाया है, सुमन कल्याणपुर ने गाया है, आशा भोसले ने गाया है, मोहम्मद रफ़ी ने गाया है, मन्ना डे ने गाया है और ये अपने मुकेश जी ने तो गाया ही। तो आपने इनको किस तरह से खोजा? क्योंकि खोजी पत्रकारिता जो आप बता रहे हैं, सांस्कृतिक जो आपने खोज की, ये वास्तव में काबिल तारीफ़ है। और बहुत से लोगों को जिस नाम का पता भी नहीं था, उस शख्स के बारे में हम सबको पता चला और आज दूरदर्शन राजस्थान के माध्यम से सबको मालूम चला दान सिंह कौन है। देखिए, मैं वैसे किताब में ये लिख चुका हूँ कि हम लोग ऐसे कहीं पिकनिक में गए थे, तो जब गाना हम गा रहे थे तो किसी ने मेरे से पूछा कि हमारे एक मित्र थे आरटीडीसी में, अनिल सक्सेना जी, कि तलवार जी आप जानते हैं इसका म्यूजिक डायरेक्टर कौन है? मैंने कहा हाँ जानता हूँ, दान सिंह है। तो आप ये भी जानते हैं जयपुर के हैं वो? मैंने कहा नहीं, ये मुझे नहीं पता। तो एक मेरा एकदम पत्रकार जागा मतलब जी कि इतना बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर जयपुर में है, तो हमने तो आज तक किसी को पता ही नहीं है। तो उसको खोजते हैं, तो हमने मतलब 1-1.5 महीना खोजने में लगा, कहीं किसी से कोई क्लू मिला, वहाँ रहते हैं, यहाँ रहते हैं, पुरानी बस्ती में रहते हैं, पुरानी बस्ती में गए, वहाँ नहीं। फिर वहाँ बड़ी मुश्किल से पता लगा कि वो एक पारिक कॉलेज रोड पे एक गली है लाल प्याऊ, वहाँ रहते हैं। वहाँ गए, वहाँ उनसे मैंने बातचीत की, इंटरव्यू किया। तो मैं नवभारत टाइम्स में था उस समय, और संयोग से नवभारत टाइम्स का बॉम्बे एडिशन भी है जो फिल्म नगरी है जी। तो वहाँ जब ये खबर बॉम्बे एडिशन में छपी नवभारत टाइम्स के, तो लोगों ने कहा कि ये तो आदमी जिंदा है। अरे और जो ये जगमोहन मुंदड़ा और बहुत सारे लोगों के पास फोन आए कि तुम जिंदा हो, हम तो सोते थे तुम कब के चले गए। अरे वो फिर मेरे पास भी आए, घर आए और रोने लग गए दान सिंह जी कि आपने मुझे जिंदा कर दिया। मतलब जी ईश मधु जी, जैसे कि इन्होंने बताया कि जर्नलिज्म में बहुत सारा रिसर्च चाहिए, बहुत सारा करेज और साहस भी चाहिए, क्योंकि आप ट्रैवल करते हैं और वो सारी चीज़ें लेकर आते हैं। जैसे कि अखबार है, आईना कहते हैं उसको, तो वो कभी आपको कार्यकाल के दौरान ऐसा लगा कि ये जो माहौल है वो थोड़ा रिस्की है और अब मुश्किल हो रहा है कि किस तरह से लिखा जाए इस बारे में? देखिए, एक तो मैं आपको बता दूँ कि जब हमने पत्रकारिता शुरू की थी तभी हमारे सामने जीवन का एक बहुत बड़ा अंधकार था। उस दौर में 78 में जब पत्रकारिता हमने शुरू की तो कोई ऐसी तनख्वाहें मिलती नहीं थी। आज भी क्या तनख्वाहें मिलती हैं पत्रकारों को, और ये पैसे के लिहाज से तो इस जॉब को करना ही नहीं चाहिए था जी। और मैं लगता था कि कोई तनख्वाह नहीं, पैसे नहीं, या आगे जीवन कैसे होगा, बड़ा एक अंधकार था। लेकिन मुझे लगता है कोई आदमी की जुनून, जैसा आपने कहा कि जुनून होगी मुझे तो यही करना है जी, तो उसे फिर कोई रोक नहीं सकता जी। और इसलिए हम थोड़ा बढ़ते गए और यहाँ तक आ गए। और रिस्क की जो आपने बात की है, हर काम में जोखिम है और पत्रकारिता में तो बहुत जोखिम है जी। और ख़ासतौर पर मैंने पॉलिटिकल रिपोर्टिंग की है तो मुझे बहुत धमकियाँ भी मिली हैं, मुझे बहुत थ्रेट्स भी मिली हैं जी, और बहुत थ्रेटनिंग एटमॉस्फेयर में मैंने काम भी किया है। लेकिन उसका कुछ और ही मज़ा है, ऐसे माहौल में काम करने का हमें मज़ा आता है। मतलब डर नहीं लगता, बल्कि एक चैलेंज लगता है कि ठीक है इसको करेंगे, क्या है जीवन सबका एक साथ कभी होना है। सही बात है। तो ये जो हर जैसे किसी व्यापार की बात करें, किसी भी काम की बात करें, उसमें अगर जोखिम ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता काम को करने का। दान सिंह जी, आपने लेखन का काम बहुत किया, आपने कहा क्रिएटिव राइटिंग में आपका बहुत सॉरी मैं आपको दान सिंह जी बोल गया, इतनी सारी बात चल रही है मधु जी कई बार बातों में उसमें वो खो जाते हैं, आप खो गए तो, उसमें। हाँ, मुझे अभी भी याद है। तो ईशमधु जी, जो आपने बात कही कि लेखन में आपको क्रिएटिव राइटिंग बहुत पसंद थी, आपने बच्चों के लिए कहानियाँ भी बहुत सारी लिखी। कहानियाँ लिखना कब शुरू किया? पत्रकारिता के दौरान ही या फिर बाद में कहीं समय मिलता था? के दौरान ही बहुत पहले कर दिया था। देखिए, सारिका अब तो छपती थी, बड़ी मशहूर, अब तो बंद हो गई जी। सारिका में मेरी कहानी छपी थी एक पहले, लाल बजरी की सड़क, और उस समय कहानी छपने का सारिका में, धर्मयुग में मेरी रचनाएं छपी हैं। सारिका, धर्मयुग इन पत्रिकाओं में कोई छपता था तो राष्ट्रीय स्तर पर एक उसको लोग पहचानने लगते थे कि ये, मतलब आप देखिए सारिका में जब मेरी पहली कहानी छपी लाल बजरी की सड़क, तो कम से कम बोरी भर के नहीं तो कोई कट्टे 2 कट्टे तो चिट्ठियाँ आई होंगी। मतलब अरे वाह, जिसमें प्रेम के इजहार भी थे और शादी के ऑफर भी थे, क्योंकि कहानी के साथ फोटो भी छपती है, थोड़ा सा परिचय भी छपता है जी। और कहानी की प्रशंसा में भी थे, तो इस तरह चिट्ठियाँ आया करती थी जो अब नहीं आती हैं जी। इसी तरह धर्मयुग में, चूँकि आप रिस्की जैसे बता रहे थे, मैं बताऊँ आपको, धर्मयुग के लिए मैंने एक बार स्टोरी की थी, धौलपुर में औरतें बिका करती थी जी। और आपको शायद ध्यान हो तो एक प्रकरण भी हुआ था जिसमें
एक जर्नलिस्ट थे इंडियन एक्सप्रेस के, जो एक औरत को खरीद के ले गए थे दिखाने के लिए कि ये नमूना देखिए मैं खरीद के लाया हूँ, जी आप कैसे कहते हैं कि औरतें नहीं बिकती हैं। जी लेकिन ये बात ही घटना है। इससे पहले धर्मयुग में मेरी बड़ी स्टोरी छपी थी, धर्मयुग वालों ने वैसे करवाई थी। जी तो धौलपुर में गया था, ये फ्लैश ट्रेड जिसे बोलते हैं, औरतों की खरीद फरोख्त, जी वो जीवन में कभी भूलता नहीं। जो औरतों को जिस तरह मंडियाँ लगती थी और औरतों को जैसे जिस तरह जानवर खरीदते हैं ना, जानवर खरीदते हैं उसको देखते हैं कि इसके पुट्ठे में कितना मांस है, इसमें कितना क्या है, इस तरह वो लोग देखते थे। तो जाहिर है कि ऐसे माहौल में भी उनको पता पड़ जाए कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, जी तो वो तो मुझे छोड़ते ही नहीं, मतलब सही बात है। और वहाँ कुछ बड़े कोलवा है, पंचगांव है, ऐसे गांव है वहाँ पे, जी और पूरा नेक्सस है वहाँ पे, उसके बिना ये धंधा चल नहीं सकता, इसमें ऊपर तक भी नेक्सस होता है। जी देखिए आप कोई भी व्यापार करते हैं तो उसके लिए पैसे की जरूरत होती है। Correct. जो लोग औरतें खरीदने बेचने का काम करते हैं उनके पास तो पैसे नहीं है, और उनके बोराओं से पैसे मिलते हैं। वो लोग कौन है जो पैसे देते हैं, कहाँ से क्या सारा कंट्रोल हो रहा है, बहुत बड़ा वो था। तो जैसा अब चूंकि मेरे इसलिए ध्यान है, आप जो अभी रिस्क की बात कर रहे थे, तो वो बहुत रिस्क की तरह हम डरते थे। मतलब एक बहुत बड़े आदमी ने जो इन चीज़ों से जुड़ा हुआ था, हमें खाने बुलाया तो हम खाने पे नहीं गए, और वो लगा कि ये शायद कुछ गड़बड़ ना कर दे, तो हम जहाँ ठहरे थे हमने फिर जगह चेंज कर ली। इस तरह भी थोड़ा रहा, ये सब किया। लेकिन मतलब हम खबर करके स्टोरी करके लाए, और वो एक जैसे कवर स्टोरी कहना चाहिए, धर्मयुग में वो छपी। उसके बाद थोड़ा सा उस स्टोरी पे राजस्थान हाई कोर्ट में एक वकील हैं, उन्होंने, मैं तो तवल्लुवर रहता था जयपुर साहब जी, उन्होंने एक जनहित याचिका लगाई